हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस और मैं सीए रौनक अग्रवाल। हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ इस चैनल में एक साथ और ये वीडियो रेलेवेंट बनेगा क्लास 12th कॉमर्स सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, जिसमें कि अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर 9 है ये बिजनेस स्टडीज़ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये है पार्ट 7। इससे पहले था पार्ट 6। ऑब्वियस सा बात है, पार्ट 7 से पहले तो पार्ट 6 ही आएगा। पार्ट 6 में अपन पढ़े थे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड एज यू ऑल नो फाइनेंशियल डिसीजंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। तीसरा क्या? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये फोटो शायद आपको याद होगा। अपन पढ़े थे पार्ट 3 में इसके बारे में, कितने टाइप के डिसीजन होते हैं अपन वो पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में डिटेल में। जैसा कि मैं उस वक्त बोला था कि हर एक डिसीजन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इत्मीनान से। बने रहेंगे मेरे साथ और एकदम ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केस स्टडी से रिलेटेड हो या फिर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन से हो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हो। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये टॉपिक एकदम आराम से समझ में आ जाए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे। तो टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये डायग्राम को देख लीजिए आप, सब कुछ तो इसी डायग्राम में ही छुपा हुआ है। इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। देखो, अब देख रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना? 20,000। फोटो में देखिए, इधर उधर नहीं, फोटो में, कहीं और देखने का ज़रूरत नहीं, ये स्क्रीन ही आपके लिए काफ़ी है। कंपनी का इनकम कितना? 20,000। 20,000 क्या हुआ? इनकम कमाया। नेट इनकम मतलब प्रॉफिट, खर्चे काटने के बाद जो बचता है वो कहलाता है नेट इनकम। कंपनी ने इनकम कितना कमाया? 20,000। ठीक है, अब जरा सोच लो कि 20,000 ऐसा कोई फिगर फिक्स नहीं है, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, छोटा फिगर आपके लिए लिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 20,000 कमाया, उसमें से आप कंपनी ने पैसा लिया हुआ है किन किन लोगों से? शेयर होल्डर्स से। तो उनको उसको चुकाना भी पड़ेगा, कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ये है अपना फेवरेट कंपनी टाटा। ठीक है, टाटा कंपनी का एग्जाम्पल है। इनकम कमाया कितना? 20,000। 20,000 में से कितना डिविडेंड बांटा? 5,000। ठीक है, और बाकी का कितना बचा? 15,000 अपने पास रख लिया। तो जो अपने पास रखा उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। बता रहा हूँ 11th क्लास से, पिछले बार भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। रिटेन अर्निंग को दूसरा नाम क्या है? प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन अर्निंग, रिटेन प्रॉफिट, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो भी आप जिस नाम से इसको बोल दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि 15,000 जो बचा, ये 15,000 जो बचा, जो कंपनी ने नहीं बांटा डिविडेंड में, इसका वो करेगा क्या? अब टाटा कंपनी इस 15,000 का करेगा क्या? सेव करके रखेगा। कोई बोलेगा सेव करके रखेगा, कोई बोलेगा कि बिल्डिंग बनाएगा, कोई बोलेगा और क्या, कुछ भी कर सकता है, पार्टी करेगा। पार्टी नहीं करेगा, ये 15,000 जो है ये सेव करके रखेगा, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। और ये रिटेन अर्निंग को फ्यूचर में कंपनी क्या करेगा? ग्रोथ के लिए लगवाएगा, कंपनी का ग्रोथ करवाएगा। अब आप बोलेंगे ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ किसी भी पॉइंट ऑफ टर्म्स में हो सकता है, ग्रोथ किसी भी टर्म्स में हो सकता है। जैसे मान लो, ग्रोथ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कंपनी ने नया बिल्डिंग बनवाया, न्यू बिल्डिंग, तो ये क्या ग्रोथ माना जाएगा? यस। कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो क्या ये ग्रोथ माना जाएगा? या यस, बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, कंपनी ने न्यू मशीनरी खरीदा, तो क्या ये ग्रोथ माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो ये ग्रोथ करने के लिए ये भी तो खर्चे हैं ना, तो इनके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत है। तो ये पैसे आएंगे कैसे? जब हम प्रॉफिट से कुछ, हम मतलब कंपनी, जब कंपनी प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा करके रखेगा, सारा बांटेगा नहीं, तो वो माना जाता है आपका, वो रिटेन अर्निंग माना जाता है। और वो रिटेन अर्निंग इकट्ठा होके कुछ सालों के बाद आपके पास बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तो उसका आप नया बिल्डिंग खरीद सकते हैं, नया बिल्डिंग बना सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नया मशीनरी खरीद सकते हैं। तो वो कंपनी के लिए ग्रोथ माना जाता है। इतना समझ में आया कि जो डिविडेंड कमाता है, जो इनकम कमाता है कंपनी, वो सारा नहीं बांटता, उसका कुछ हिस्सा रख लेता है
और खुद के पास फ्यूचर में उसको बांटता है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ करता है और कुछ हिस्सा को वो बांट देता है इमीडिएटली, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब सारा बात ध्यान से सुनते जाओ, फिर ये आंसर में लगेगा आपकी ये सारा बात। तो अब ये 5,000 जो है इसका मैं परसेंटेज निकालना एक का भी आपको बताया था कि ये जो 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है ये कैसे निकला। पे आउट रेशियो बोलते हैं इसको, पे आउट, जो हम पे किए आउट की तरफ, बाहर की तरफ, इसलिए पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 20K लिखा हूँ, ठीक है, इंटू 100। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में कितना आएगा, नीचे आंसर दिया हुआ है बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेट कीजिए। 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, डिविडेंड डिवाइडेड बाय, ये क्या मैं यूज़ किया, डिविडेंड बाय इनकम, तो ये आएगा आपका पे आउट रेशियो। अगर पे आउट रेशियो 25% है तो रिटेंशन कितना है, रिटेंशन यानी कि जो खुद के पास रखा, रिटेन अर्निंग रेशियो जिसको बोलते हैं आप, उसको अपन रिटेंशन रेशियो भी बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, रिटेंशन रेशियो कितना है, ऑब्वियस सा बात है, 100 माइनस 25 कर दीजिए, 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना होगा, 75%। समझ में आया, 100 माइनस 25 कीजिए, या फिर और एक तरीका है निकालने का, बताता हूँ, कई आप में से कई बच्चे निकाल भी चुके होंगे। और एक तरीका क्या है रिटेंशन रेशियो निकालने का, बताता हूँ, ब्लू कलर से देखिए, कंपनी ने कितना रिटेन किया खुद के पास, 15,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, टोटल इनकम कितना था, इनकम 20,000, इंटू 100 कर दीजिए, कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 20, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना, 75% आ रहा है ना, पक्का आ रहा होगा। और अगर रिटेंशन रेशियो, आपको इसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, ठीक है, ये जो 75% आए, रिटेंशन रेशियो 75% है, तो पे आउट रेशियो कितना, वही 100 माइनस 75 करेंगे तो आपका 25% पे आउट रेशियो आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज़ होता है ये, ठीक है। बीएसटी का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4-5 है आपके बुक में, वो आपको करवा दूंगा। अगर बीएसटी में नहीं यूज़ हुआ तो अकाउंट्स में यूज़ होगा, और अगर 12th क्लास में आपका ये फार्मूला यूज़ नहीं हुआ तो बीकॉम में आपको यूज़ हो जाएगा। लाइफ टाइम में आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, और मुझे भी याद रखिएगा कि मैं आपको ये फार्मूला सिखाया था सबसे पहले। तो पे आउट रेशियो ये है, पे आउट रेशियो डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नेट इनकम करते हैं तो पे आउट रेशियो आता है। और अगर पे आउट रेशियो अपने को पता चल गया तो अपन रिटेंशन रेशियो निकाल सकते हैं, 100 से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। दोनों में से एक दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, दोनों दिया नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि दोनों तो दिया हुआ है, फिर इतना टेंशन लेने का क्या है, नहीं, दोनों में से एक दिया रहेगा, या तो आपको रिटेन अर्निंग दिया रहेगा या तो डिविडेंड दिया रहेगा, दूसरा चीज़ निकालने के लिए बोला रहेगा, ठीक है, तो उस वक्त ये काम आएगा, अभी नहीं। समझ में आ गया। और आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्रामेटिकली भी प्रूफ कर देता हूँ मैं आपको, आपके सामने। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें रेड कलर से देखो आप, ये रेड कलर से डिविडेंड है, तो ये सर्कल का छोटा हिस्सा डिविडेंड है। तो मान लो ये सर्कल पूरा मतलब इनकम है, ये सर्कल पूरा इनकम है, इसमें से डिविडेंड कितना है, रेड कलर, और छोटा हिस्सा इसलिए 25% देखो, और पूरा बड़ा हिस्सा पूरा जो रिटेन्ड है वो 75%। तो ये ब्लू कलर से, ये भी ब्लू कलर से, ये रेड कलर से, ये भी रेड कलर से, देखे, समझ में आया। तो ये परसेंटेज ये डायग्रामेटिकली भी मैं प्रूफ कर दिया। टोटल इनकम है अगर 100%, 100 में से डिविडेंड बांटे कितना, 25%, इसलिए छोटा हिस्सा है, और रिटर्न कितना रखे, 75%, तो ये बड़ा हिस्सा है। समझ में आ गया। आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप टॉपिक की तरफ।
तो अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिविडेंड बांटते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे प्रिय फाइनेंस मैनेजर्स? आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? कब? जब आप डिविडेंड बांटेंगे। कहाँ डिविडेंड बांटेंगे? कंपनी में डिविडेंड बांटेंगे, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, तो डिविडेंड बांटते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बन जाएंगे तो? ठीक है, उसी को बोलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जिसको याद करने के लिए मैंने एक आसान सा तरीका बताया, GLCC पेस्ट। GLCC पेस्ट, G फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, L फॉर लीगल रेस्ट्रिक्शन, C फॉर कॉन्टेक्चुअल कॉन्स्टेंट, C फॉर कैश फ्लो। तो ये बन गया GLCC पेस्ट। P फॉर प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। ये क्या है? प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। एक बार फिर से, ये प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर है। प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, इसको प्रीफरेंस शेयर होल्डर मत पढ़ लेना, गलत हो जाएगा। उसके बाद E फॉर अर्निंग, S फॉर स्टेबिलिटी, T फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो GLCC पेस्ट क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब वन बाय वन सारे फैक्टर को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो G फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब कंपनी को आगे बढ़ना है, कंपनी वांट्स टू ग्रो। ठीक है, कंपनी वांट्स टू ग्रो, कंपनी आगे बढ़ना चाहता है और ग्रोथ करना चाहता है। ग्रोथ किस टर्म्स में? न्यू बिल्डिंग, शॉर्टकट में लिखा हूँ, न्यू बिल्डिंग या फिर न्यू मशीन। ठीक है, तो जब न्यू बिल्डिंग न्यू मशीन करेगा तो खरीदेगा, तो कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। और पैसा आएगा कहाँ से? बताया था ना, रिटेन अर्निंग से। ठीक है, तो अगर कंपनी को लगता है कि उसको ग्रोथ करना है, आगे न्यू बिल्डिंग खरीदना है, न्यू मशीन खरीदना है, तो वो ज़्यादा अमाउंट रिटेन कर ले और थोड़ा सा डिविडेंड बांट ले। जैसे कि इस पिक्चर में हुआ, 20,000 इनकम कमाया था तो ज़्यादा रिटेन कर लिया, 15,000, उससे वो बिल्डिंग वगैरह बनाएगा, मशीन वगैरह खरीदेगा, आगे बढ़ेगा, और 5,000 रुपया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एक पहला फैक्टर बनता है। अगर ग्रोथ करना है तो रिटेन कर लो, अगर ग्रोथ नहीं करना है तो बांट दो डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल रेस्ट्रिक्शन। लीगल रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? कानून में कुछ बातें लिखी होती हैं। आप बोलेंगे कौन सा कानून सर? यस, कानून। ये अंधा कानून है, अंधा कानून नहीं है। कानून में कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे कि एक कानून है, आप जानते ही होंगे, कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या है? ये एक कानून है। ठीक है, ये एक नियम है, ये एक लॉ है, जिसको इंग्लिश में लॉ बोलते हैं। आप सोचते होंगे ना कि सर इतना हिंदी क्यों बोलते हैं? ये हिंदी इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। देखो, भाषा तो भाषा होती है, हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, लेकिन समझ आना ज़रूरी है। अपना मेन मकसद है कि समझ आए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर रहे आपके सामने सारा फोटो। तो कंपनीज एक्ट एक नियम है, और अगर कंपनीज को कुछ ऐसे नियम, कंपनी के ऊपर कोई ऐसे नियम लागू हैं, जैसे कि अब मैं एग्जांपल में बोल रहा था ना, ये हम बात कर रहे हैं टाटा कंपनी की, तो टाटा कंपनी के ऊपर नियम लागू है कौन सा? जब ये कंपनी है तो कंपनीज एक्ट लगेगा, और कंपनीज एक्ट में देयर आर सेवरल दिस टाइप्स ऑफ नियम गिवन ओवर हियर, गिवन ओवर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं कि इतना डिविडेंड बांटना है, उतना नहीं बांटना है, ऐसा करके। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एक लॉ है कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि डिविडेंड अगर इफ़ कंपनी हैज़ लॉस, अगर कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, तो डिविडेंड का जो रेट रहेगा ना, रेट मतलब जैसे डिविडेंड का जो रेट, ये वही पे आउट रेशियो जो है, डिविडेंड का रेट एक अलग होता है, सॉरी पे आउट रेशियो नहीं होता है, डिविडेंड का रेट जो होता है, जैसे कि 5%, 10% वैसा। तो डिविडेंड का जो रेट है, जैसे मान लो 5% रेट है, तो ये जो रेट है ना, ये पिछले 3 साल का एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से बोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हूँ, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
वरना आप रट्टा मारेंगे तो मार लीजिए, एकदम ईजी है। मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भीतर तक आपको ये बात समझ में आए, कॉन्सेप्चुअली और कोई चीज़ समझ में आए। जो डिविडेंड कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का एक नियम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इफ़ कंपनी हैज़ ए लॉस देन द रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट, लिख देता हूँ यहाँ पे तब समझ में आ जाएगा, द रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट exceed the एवरेज रेट, AVG लिखा हूँ एवरेज को, एवरेज रेट ऑफ पास्ट 3 ईयर, ठीक है। मतलब ये कानून क्या बोलता है, अगर कंपनी का लॉस है तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड जितना डिविडेंड बांटेंगे वो रेट एक्सीड नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों का एवरेज का, ठीक है। पिछले 3 सालों का एवरेज का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पास्ट 3 ईयर्स का रेट था, 2018 का रेट था 15%, 19 का रेट था 10% और 2020 का रेट है 12%, ठीक है। तो इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आ रहा है आपका 12.33%। तो मतलब अगर कंपनी 2021 में डिविडेंड बांटेगा 2021 में डिविडेंड बांटेगा 2021 में डिविडेंड बांटेगा तो 12.33% से ज़्यादा में वो नहीं बांट सकता, 12.33 से ज़्यादा रेट में वो नहीं बांट सकता। कौन, कंपनी, और कौन, इस रेट से ज़्यादा वो डिविडेंड नहीं बांट सकता 2021 में, ठीक है। यही चीज़ बोलता है कौन, ये चीज़ कौन बताया आपने को, कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन बोलता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कहीं पे ये कानून लिखा हुआ है, लेकिन आपके कोर्स में कानून नहीं है, आपको कानून याद नहीं करना है। जस्ट आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल टू प्रूव कि जो बुक में लिखा हुआ है वो सही है। लीगल रेस्ट्रिक्शन इसी को बोलते हैं, ये एक रेस्ट्रिक्शन ही तो है ना, ये मतलब एक लिमिट ही तो फिक्स कर दिया है ना कंपनीज एक्ट में, जो कि एक कानून है, तो लीगल रेस्ट्रिक्शन उसी को बोलते हैं। तो लीगल रेस्ट्रिक्शन यही है कि अगर 2021 में कंपनी डिविडेंड बांटना चाहता है और कंपनी बोलेगा 15% बांट सकता हूँ क्या, तो कंपनीज एक्ट बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बांट सकते, क्योंकि तुमने लॉस किया हुआ है और लॉस के हिसाब से जो पास्ट रेट है उसका एवरेज से ज़्यादा नहीं बांट सकते। अगर कंपनी बोलेगा कि मुझे 10% बांटना है, ठीक है बांट सकते हो, क्योंकि 10% 12% से कम है तो तुम उतना बांट सकते हो। लेकिन 12.33%, 12.33% से अगर ज़्यादा बांटना है तो आप नहीं बांट सकते, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड लीगल रेस्ट्रिक्शन। आगे बढ़ें आप, इस चीज़ को मिटा देता हूँ, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। समझ में आया लीगल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, जिसको नोट करना है वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। लीगल रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया, कानून में कुछ लिखा है जैसे कि कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा था उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी ही इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट मतलब इसमें 2 वर्ड है छुपा हुआ है, पहला कॉन्ट्रैक्चुअल, दूसरा कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है, जिससे आप मान लीजिए आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कंपनी ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और कांस्टेंट मतलब रुकावटें, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो रुकावटें होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट के कारण होने वाली
रुकावट। समझ में आ गया हिंदी? कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कारण होने वाली रुकावटें, ठीक है। रुकावट बोलिए या फिर मात्रा लगा दीजिए, जो भी हिंदी में। तो जैसे कि बैंक से लोन लिया हुआ है कंपनी ने, कंपनी हैज़ टेकन, बैंक से लोन लिया हुआ है, कितने का? 10 लाख रुपए का पूरा, ठीक है। तो अब बैंक वाला ये बोलता है कि तुम मेरा कर्ज चुका दो, रीपे माई लोन, रीपे माई लोन, देन पे डिविडेंड, ठीक है। कंपनी बैंक से लोन लिया हुआ है, किसने? कंपनी ने। तो कंपनी जब लोन ले रहा था तो बैंक वाला ये बोला था कि ठीक है तुम लोन तो ले रहे हो 10 लाख का, लेकिन जब तक लोन चलेगा मेरा तब तक तुम डिविडेंड नहीं दोगे, जब तक मेरा लोन चलेगा तब तक तुम डिविडेंड नहीं दोगे। यू वोंट बी एबल टू पे एनी डिविडेंड अनलेस एंड अंटिल माई लोन इज क्लियर्ड, माई लोन इज क्लियर्ड। ऐसा कौन बोला? बैंक बोला। और जब लोन ले रहा था तो टाटा कंपनी ने बोला यस, ओके। टाटा कंपनी ने उस वक्त क्या बोला था? हंसते हुए बोला था यस, ओके, ठीक है। और साइन किया था, कंपनी के मालिक ने साइन किया था। तो अब मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? बिल्कुल बन गया, क्योंकि जब लोन दिया जा रहा था टाटा कंपनी को तो कंपनी के मालिक ने यस बोल करके खुशी से साइन किया था, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि जब तक ये लोन चलता रहेगा तब तक आप डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। तो इस कारण से मेरे फाइनेंस मैनेजर, अगर आप कंपनी में देखेंगे कि इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उससे लोन आप फिर नहीं दे पाएंगे, भले ही आपकी कंपनी कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कमा ले, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, आप लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? बैंक वाला से आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप, और कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का साइन है, कंपनी का सिग्नेचर है, कंपनी के मालिक का सिग्नेचर है, तो कंपनी चाहते हुए भी डिविडेंड नहीं दे सकता, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब मैं क्या बताया था? कैश का फ्लो मतलब कंपनी में पैसे का आना। कल भी ये मतलब जो पार्ट 6 में भी ये चीज़ डिस्कस हुआ था ना, कैश फ्लो पोजीशन मतलब कंपनी में रेगुलरली पैसा का कोई कमी नहीं है, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, कंपनी के पास, कंपनी के ड्रॉअर में लिक्विड कैश है। लिक्विड मतलब वो पानी वाला लिक्विड मत समझना, लिक्विड कैश मतलब कंपनी का लिक्विड कैश मतलब कंपनी के ड्रॉअर में पैसे रखे हुए हैं, बैंक में नहीं है, कंपनी के ड्रॉअर में पैसे रखे हैं, कंपनी जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड कैश, ठीक है। तो अगर कंपनी में लिक्विड कैश है, कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, तो वो फटाफट से डिविडेंड दे सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी के पास कैश का शॉर्टेज है, ठीक है, अगर कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, कैश नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं रखे, लिक्विड कैश नहीं है, ड्रॉअर खाली पड़ा है, तो क्या वो डिविडेंड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट देना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कैश है नहीं और तुम उधर डिविडेंड बांटोगे शेयर होल्डर को, तो कंपनी जाएगा फिर काम से, कंपनी नहीं चल पाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो जीएलसीसी खत्म कर लिया अपन। जी फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एल फॉर लीगल रेस्ट्रिक्शन, सी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में अपन डिस्कस किए थे बैंक से लोन वाला एग्जाम्पल, लीगल रेस्ट्रिक्शन में अपन डिस्कस किए थे कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल, और कैश फ्लो में अपन डिस्कस किए ये लिक्विड कैश। जीएलसीसी खत्म हो गया, आगे देखते हैं। प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, इट्स नॉट preference shareholder,
इसको गलती से प्रेफरेंस शेयर होल्डर मत समझना। इट्स नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है ये, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये रहे ना, ये शेयर होल्डर्स है ना, ये शेयर होल्डर्स की इच्छा, ठीक है, शेयर होल्डर की इच्छा या फिर शेयर होल्डर का विश, जो भी बोलेंगे, शेयर होल्डर का क्या इच्छा है तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। बिल्कुल भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर मत लिख देना, मैं बार बार अलॉट कर रहा हूँ, कम से कम आपको 6 बार बोल चुका हूँ ये चीज़। शेयर होल्डर की इच्छा है, ठीक है। शेयर होल्डर की इच्छा क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। कंपनी में 2 टाइप के शेयर होल्डर हो सकते हैं, कंपनी में 2 टाइप के शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक एजेड, एजेड मतलब बूढ़े, सिंपली अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो, गलत लिख दिया मैंने, बूढ़े, आप तो पूरा मुझे हिंदी में लिखवाएंगे, ठीक है। एजेड यानी कि बूढ़े शेयर होल्डर हैं पहले, और दूसरे हैं यंग, ठीक है। कंपनी में 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक बूढ़े और एक यंग, ठीक है। तो यंग शेयर होल्डर का ये इच्छा रहता है कि कंपनी कम डिविडेंड दे दे तो भी चलेगा, ठीक है, कंपनी लेस डिविडेंड दे दे और सारा रिटर्न कर ले तो भी चलेगा, लेस डिविडेंड ओके। लेकिन बूढ़े शेयर होल्डर को क्या चाहिए, मोर डिविडेंड, मोर डिविडेंड, ठीक है। तो बूढ़े शेयर होल्डर को क्या चाहिए, ज़्यादा डिविडेंड, उनको हमेशा डिविडेंड से बहुत मतलब रहता है। लेकिन यंग शेयर होल्डर को, उनको ये लगता है कि चलो लेस डिविडेंड दे दिया तो भी क्या हो गया, कंपनी तो हमारा ही है, आज नहीं तो कल डिविडेंड दे देगा जब कंपनी का हालत ठीक होगा। तो यहाँ पे सीखने वाला बात ये है, ध्यान से सुनो, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर की इच्छा। अगर कंपनी में ज़्यादा बूढ़े शेयर होल्डर हैं, ठीक है, कंपनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर, देन कंपनी हैज़ टू पे, कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा ज़्यादा डिविडेंड, कंपनी को देना पड़ेगा ज़्यादा डिविडेंड, कंपनी हैज़ टू पे, कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी चाहे या ना चाहे, कंपनी हैज़ टू पे more dividend, more dividend less retention, and if the company has young and wealthy shareholder, कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं वो यंग हैं और सबके पास पैसा है, तो कंपनी कैन रिटेन, कंपनी रिटेन कर सकता है, जैसे कि इस केस में किया। हमारे जो एग्जांपल है इमेज वाला उसमें कंपनी ने रिटेन किया हुआ है 15,000, तो शायद कंपनी में यंग और वेल्दी शेयर होल्डर हैं, वेल्दी यानी कि पैसा वाले, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कंपनी ने रिटेन किया हुआ है तो कंपनी में वेल्दी शेयर होल्डर्स होंगे, यंग शेयर होल्डर्स होंगे। समझ में आया? नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूँ। नाउ अर्निंग, एकदम बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कंपनी का अगर अर्निंग यानी कि इनकम, जो कि अपने केस में ये वाला 20,000 अगर इनकम इज़ गुड देन डिविडेंड दे दो, अगर इनकम नॉट गुड तो ऑब्वियस सा बात है डिविडेंड नहीं दे सकता, नो डिविडेंड, ठीक है। कंपनी का इनकम अगर अच्छा नहीं है तो डिविडेंड नहीं दे पाएगा, ऑब्वियस सा बात है। और कंपनी का इनकम अगर अच्छा है तो अच्छा डिविडेंड दे सकता है कंपनी, और कंपनी का इनकम अगर अच्छा नहीं है तो डिविडेंड नहीं दे पाएगा। तो ये हो जाएगा अर्निंग का बात, समझ में आ गया अर्निंग वाला पॉइंट। एज फॉर स्टेबिलिटी, अगेन टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनिए सारा।
स्टेबिलिटी वाला पॉइंट कुछ ऐसा है, आप बोलिए कैसा है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहना, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहना। साल 2017, साल 2018, साल 2019 कंपनी ने दिया 2017 में 15% डिविडेंड, 2018 में 20% डिविडेंड, 2019 में 18% डिविडेंड। ठीक है, तो ये क्या एक स्टेबल पॉलिसी है? बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डिविडेंड जो है 15 से 20 के रेंज में, 15 से 20 के रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन स्टेबल बोलेंगे। सो द पॉलिसी इज स्टेबल। दूसरी जगह साल 2017 30%, साल 2018 दो केस हैं, साल 2018 2%, साल 2019 0। तो क्या ये स्टेबल है? आप खुद देखिए, पहले साल में 30%, उसके बाद में 2%, उसके बाद में कोई भी डिविडेंड नहीं, तो क्या इसको स्टेबल बोला जाएगा? नॉट स्टेबल। तो ये क्या है? अनस्टेबल बोलिए या नॉट स्टेबल। तो कंपनी का पॉलिसी फर्स्ट केस में स्टेबल है, दूसरे केस में स्टेबल नहीं है। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए। ये सपोज मान लीजिए ये है टाटा कंपनी, ठीक है, और टैटो हो गया, सॉरी टाटा है, ये टाटा कंपनी, और ये है रिलायंस। तो दोनों में से कौन सा कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियस सब बात है टाटा कंपनी में, क्योंकि आपको दिख रहा है पहले 15% दिया, फिर 20% दिया, फिर 2019 में 18% दिया। तो ये एक कंपनी का एक रेपुटेशन बना, कंपनी का एक गुडविल बना मार्केट में। ठीक है ना, तो ऐसे कंपनी को मार्केट में रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। उसके ऑपोजिट रिलायंस को किस नज़र से देखा जाएगा? रिलायंस को शक की नज़र से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले साल में तो उसने सबको खुश कर दिया 30% दे के, उसके बाद उसने सिर्फ 2% दिया, और 2019 में तो कुछ भी नहीं दिया। अब कंपनी को शक की नज़र से देखा जाएगा, कंपनी को शक की निगाहों से देखा जाएगा। सबको ये डर लगेगा कि पता नहीं कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी वाइंड अप भी हो सकती है, कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तभी तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। ठीक है, तो एक अच्छी कंपनी बनने के लिए कंपनी को हमेशा स्टेबल पॉलिसी रखना चाहिए। कंपनी को हमेशा कैसा पॉलिसी रखना चाहिए? स्टेबल पॉलिसी। ठीक है, कंपनी को कैसा पॉलिसी रखना चाहिए? स्टेबल पॉलिसी। और अगर कंपनी अपना स्टेबल पॉलिसी फॉलो करते हुए स्टेबल रहना चाहता है, तो उसको वही रेंज में डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे कि टाटा कंपनी को अब 2020 में डिविडेंड कम से कम 20-22% के आसपास ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी का अगर कोई पॉलिसी है तो उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड का रेट वही रहेगा। इसी जगह रिलायंस ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, पहले ही मार्केट ख़राब है, तो कंपनी कुछ भी दे दे चलेगा, कंपनी यहाँ पे 5% देगा तो भी चलेगा। पता है कंपनी कोई स्टेबल पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इससे कंपनी का रेपुटेशन ख़राब होता है, कंपनी का रेपुटेशन ख़राब होता है। कंपनी को हमेशा स्टेबल पॉलिसी फॉलो करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये भी एक पॉइंट बनता है कि कंपनी को कैसा डिविडेंड देगा आपकी साल। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। द लास्ट वन इज टैक्सेशन। अगेन टेक्निकल पॉइंट, ध्यान से सुनिए एकदम। टैक्सेशन देखो, ये है आपका कंपनी,
ठीक है, ये आपकी कंपनी ने कितना कमाया 20,000, उसमें से कितना रिटेन किया 15,000, कितना बांटा 5,000। ठीक है, तो कंपनी ने कितना बांटा 5,000। अब 5,000 को डिवाइडेड बाय, सपोज कंपनी के 4 ही शेयर होल्डर हैं। ठीक है, कंपनी के 4 ही शेयर होल्डर हैं, 5,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो पर पर्सन पर हेड कितना डिविडेंड मिला 1,250 रुपये का डिविडेंड एक इंसान को मिला। ठीक है, लेकिन कंपनी ने बांटा कितना ओवरऑल 5,000, और पर हेड डिविडेंड कितना मिला एक एक शेयर होल्डर को 1,250 रुपया। 5,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1,250 रुपया आता है। तो टैक्सेशन वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जब टैक्स के हिसाब से जब कंपनी डिविडेंड बांटता है ना, जब कंपनी डिविडेंड बांटता है ना, ध्यान से सुनो, तो कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन ₹5,000। ठीक है, ठीक है, और इस टैक्स का नाम है DDT। ठीक है, DDT इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, आज तक पता था आपको? नहीं पता था? बोलिए, आप बोलेंगे कि सब पता होता तो फिर आपका क्लास क्यों करते, ऑब्वियस सा बात है। तो जब कंपनी डिविडेंड बांटता है तो उसको टैक्स देने पड़ते हैं उस अमाउंट पे। ठीक है, ये 5,000 के ऊपर DDT पे करेगा कौन? कंपनी। इन 5,000 के ऊपर कंपनी हैज़ टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, रुको, अभी कहानी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। इन 5,000 के ऊपर कौन पे करेगा टैक्स? शेयर होल्डर या कंपनी? कंपनी पे करेगा। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और ये इसका रेट होता है, मतलब कितना पे करना है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका रेट होता है 15% के आसपास होता है, हर साल बदलता है। ठीक है, 15% टैक्स पे करेगा 5,000 के ऊपर। कौन? कंपनी पे करेगा, कंपनी, शेयर होल्डर नहीं। ठीक है, नाउ एक और एंड से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 1,250 पर हेड आया शेयर होल्डर्स के हाथों में, क्या इसमें कोई टैक्स देना है क्या? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, नो टैक्स। शेयर होल्डर की तो बल्ले बल्ले, जो डिविडेंड मिला उसके ऊपर कोई उनको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, देना किसको है टैक्स? कंपनी को। किसके ऊपर? 5,000 के ऊपर। उस टैक्स का नाम क्या है? DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, कई जगह CDT भी बोलते हैं, CDT, एक और नाम है इसका CDT, दोनों भाई भाई हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, आप सिर्फ इतना जानिए कि कंपनी जब डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या होता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कंपनी देख रहा है कि मार्केट में ये जो टैक्स का रेट है, वो कम है। ठीक है, तो अगर ये टैक्स का रेट 15% है मान लीजिए अभी, तो ये रेट कम है, अगर कंपनी को ये रेट कम लग रहा है तो कंपनी क्या करेगा? डिविडेंड बांटेगा। अगर मान लो ये रेट बढ़ करके हो जाए, 15% की जगह बढ़ करके हो जाए 30%, तो कंपनी क्या सोचेगा? अरे बाबा रे, कि 30% हो गया, टैक्स का रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया डिविडेंड बांटने, छोड़ो, अब की साल डिविडेंड नहीं बांटते, डिविडेंड नहीं बांटे। अरे कौन बांटे डिविडेंड? 30% टैक्स पहले दो, 5,000 का 30% पहले तो टैक्स देना पड़ेगा, फिर जाके डिविडेंड बटेगा।
तो छोड़ो, अब की बार डिविडेंड नहीं बांटते, ठीक है। कंपनी के दिमाग में यही आ जाएगा, क्योंकि टैक्स पहले ही टैक्स है भी है 30%, फिर जाके डिविडेंड बटेगा। तो अब की बार डिविडेंड को कर दो कैंसिल, डिविडेंड को कर दो कैंसिल। लेकिन इसी जगह कंपनी को टैक्स रेट कम लग रहा है, 15% है, तो कंपनी सोचेगा चलो ठीक है 15% पे करके बांट देते हैं, शेयर होल्डर तो खुश हो जाएंगे। समझ में आया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टैक्सेशन पॉलिसी। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार सारा पॉइंट को मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फटाफट से आपको याद दिला देता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, अपन पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जिसका मेमोरी कोड था GLCC फेस। G फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, L फॉर लीगल रेस्ट्रिक्शन, C फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेंट, T फॉर कैश फ्लो, पेस्ट का P फॉर प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, E फॉर अर्निंग, S फॉर स्टेबिलिटी, T फॉर टैक्सेशन। अब वन बाय वन एक बार बता देता हूँ। G फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी को आगे ग्रोथ दिख रहा है, उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, बिल्डिंग मशीनरी में, तो वो डिविडेंड नहीं बांटेगा, सारा कुछ रिटेन कर लेगा। L फॉर लीगल रेस्ट्रिक्शन, अगर कंपनी को डिविडेंड बांटने से पहले बहुत सारे कानून को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि डिविडेंड 3 साल का एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वैसा कुछ अगर रेस्ट्रिक्शन है तो उस केस में कंपनी डिविडेंड ज़्यादा नहीं बांट पाएगा, उसको रिटेन करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, अगर कंपनी किसी से लोन लिया हुआ था और लोन में ये साइन किया था कि अगर जब तक मैं लोन नहीं दे देता डिविडेंड नहीं बांटूंगा, तो कंपनी हैज़ टू फॉलो दैट contractual constant, and for that reason company may not be able to pay dividend. Last point is cash flow. If company has sufficient funds in his drawer, company has sufficient liquid funds to pay dividend, then in that case company can able to pay higher dividend and less retention. Past ka P, preference of shareholder. If the company has large amount of wealthy shareholder, young and wealthy shareholder, then they may skip their dividend. But in opposite case, in converse case, if the company has old and poor shareholder, then in that case shareholders may demand dividend, then company has to pay dividend. कंपनी को ना चाहते हुए भी डिविडेंड देना पड़ेगा। अर्निंग, अगर कंपनी सफिशिएंट पैसा कमा रहा है तो कंपनी डिविडेंड दे सकता है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से देगा। स्टेबिलिटी, इफ द कंपनी वांट्स टू बी स्टेबल इन द मार्केट, इफ द कंपनी वांट्स टू make a brand image, if the company wants to create a image in market or reputation in market, then it may follow stable dividend policy, और stable dividend policy करने के लिए उसको dividend पे करना पड़ेगा। और इन द अदर केस, अगर कंपनी का कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, कंपनी कोई भी रेट से डिविडेंड देता है, तो कंपनी कम डिविडेंड देगा तो भी चल जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज टैक्सेशन। जब भी कंपनी डिविडेंड बांटता है तो उसको डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर ये टैक्स रेट ज़्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम पे करेगा, अगर ये टैक्स रेट ज़्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम पे करेगा, और अगर ये टैक्स रेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड पे करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, जो टैक्स रेट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मैनेजर, यू एज अ फाइनेंस मैनेजर शुड डिसाइड द डिविडेंड पॉलिसी, और इसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। लाइक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता, बट इससे मेरा फ़ायदा होता है, वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचता है, और वीडियो जो भी चैनल में आता है उसको ये दिखता है कि हाँ इतने सारे लाइक्स हैं, तो वो फ़ायदा है। इससे मेरे को आपसे यही रिटर्न चाहिए कि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए बस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है और इससे उनका भी फ़ायदा होगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वीडियो को मिस कर देंगे, फिर आप वो वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।